अध्याय 3 साझेदारी के पुनर्गठन में अब हम लोग कुछ थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पुनर्गठन से आशय सीखा है, ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। फिर पुनर्गठन की दशाएं मैंने आपको समझाई है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ख्याति से संबंधित क्वेश्चन सिखाए थे। मतलब यहाँ वो क्वेश्चन इजीली आते हैं, ख्याति का आशय और उसकी परिभाषा। उसके बाद ख्याति के लक्षण मैंने सिखाए थे। उसके बाद ख्याति उत्पन्न होने के कारण मैं सिखा चुका हूँ, आप ये वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ख्याति के प्रकार हम सीख चुके हैं, मैंने इसका भी आपको एक लेक्चर दिया था। इतने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसमें से अब आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हो। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन है त्याग अनुपात और प्राप्ति के अनुपात में अंतर। मैंने आपको सिखाया था कि जब साझेदारी व्यवसाय में साझेदार अपना अनुपात बदलते हैं तो एक साझेदार को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है और एक साझेदार को उतने हिस्से की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसे हम त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात कहते हैं। अब हम लोग इसमें अंतर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आशय, इसमें साझेदारी के पुनर्गठन के समय मैं बात कर रहा हूँ त्याग अनुपात की। साझेदारी के पुनर्गठन के समय विद्यमान साझेदार, मतलब जो साझेदार अभी मौजूद है, किसी अन्य साझेदार या नए साझेदार के पक्ष में अपना लाभांश त्याग करते हैं। मतलब पुराने साझेदार किसी दूसरे साझेदार के लिए, नए साझेदार के लिए अपना हिस्सा त्याग देते हैं। और प्राप्ति के अनुपात में क्या होता है, इसमें साझेदारी के पुनर्गठन के समय किसी साझेदार या निवृत्त यानी जाने वाले अथवा मृत साझेदार द्वारा छोड़े गए लाभांश को प्राप्त किया जाता है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि त्याग के अनुपात में विद्यमान साझेदार जो अभी व्यापार कर रहे हैं वो नए आने वाले साझेदार के पक्ष में अपना हिस्सा दे देते हैं, और प्राप्ति के अनुपात में किसी साझेदार या निवृत्त अथवा मृत साझेदार द्वारा छोड़े गए लाभांश को प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ साझेदार अपना हिस्सा त्यागते हैं और यहाँ कोई साझेदार वो हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद प्रयोग, जो त्याग का अनुपात होता है ना, इसका प्रयोग त्यागी साझेदारों में जिन्होंने अपना हिस्सा त्यागा है, त्याग के अनुपात में ख्याति की प्रीमियम का बंटवारा करने के लिए किया जाता है। मतलब त्याग के अनुपात का प्रयोग ख्याति की प्रीमियम की राशि का बंटवारा करने के लिए किया जाता है। और प्राप्ति के अनुपात का प्रयोग इसके द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार लाभ छोड़ने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रीमियम की रकम देने के लिए करते हैं। मतलब त्याग के अनुपात का प्रयोग त्यागी साझेदार के त्याग के अनुपात में ख्याति को बांटने के लिए किया जाता है, और प्राप्ति के अनुपात का प्रयोग लाभ प्राप्ति वाले साझेदार लाभ छोड़ने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति के प्रीमियम के रूप में देने के लिए किया जाता है। सूत्र, त्याग के अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और प्राप्ति के अनुपात का सूत्र है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये पूंजी खातों पर प्रभाव, त्यागी साझेदारों के पूंजी खाते उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट किए जाते हैं, और लाभ प्राप्त करने वाले के पूंजी खाते उनके लाभ प्राप्ति के अनुपात में डेबिट किए जाते हैं। मतलब जिन साझेदारों ने त्याग किया है उसके त्याग के अनुपात में उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, और जिस साझेदार ने लाभ प्राप्त किया है उसके लाभ प्राप्ति के अनुपात में कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाभ हानि पर प्रभाव क्या पड़ता है। त्याग के अनुपात में त्यागी साझेदार का, मतलब जिसने अपना हिस्सा त्यागा है, लाभ हानि का अनुपात पहले से कम हो जाता है क्योंकि उसने अपना हिस्सा त्याग दिया। और लाभ प्राप्ति के अनुपात में साझेदारों को लाभ हानि के अनुपात में पहले से ज़्यादा अधिक हो जाता है। मतलब जिसने त्यागा है उसका हिस्सा कम हो जाएगा और जिसको प्राप्त हो उसका हिस्सा अधिक हो जाएगा। ठीक है, ख्याति के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने ख्याति का अर्थ समझा दिया था, ख्याति की परिभाषा भी समझा दी थी, ख्याति के लक्षण भी समझा दिए थे,
ख्याति क्यों उत्पन्न होती है, ये 8-10 कारण मैंने आपको समझाए थे। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाया था, ख्याति के प्रकार। तो ये सारे वीडियोस आप अगर देखेंगे तो आपको ख्याति के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्या ख्याति खाता यथाशीघ्र अपलिखित कर देना चाहिए। अपलिखित कर देना चाहिए मतलब क्या इसे बंद कर देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। ख्याति की प्रकृति भिन्नता के कारण ख्याति के लेखांकन के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है। मतलब ख्याति जो होती है अदृश्य होती है, किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके संबंध में कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। कुछ लेखापाल का यह मत है कि अन्य संपत्तियों की भांति, यानी व्यापार की जितनी संपत्ति होती है उसी की तरह ख्याति भी हिसाब की पुस्तकों में रखी जाए। और इसके विपरीत इस संबंध में लेखांकन प्रमाण 10 AS 10 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में उसी समय किया जाए जब इसका भुगतान मुद्रा में किया जाए। मतलब ख्याति के संबंध में दो मत प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि ख्याति को बाकी संपत्तियों की तरह व्यापार में खाता खोलकर रखा जाए, और कुछ विद्वानों का मत है कि ख्याति को केवल उसी समय रखा जाए जब इसका भुगतान मुद्रा में किया जाए। ठीक है, अर्थात ख्याति के प्रतिफल स्वरूप कुछ भी भुगतान नहीं किया जाए तो उस समय ख्याति खाता नहीं खोला जाए। मतलब अगर ख्याति की वास्तविक कीमत अगर बिजनेस में है तो ही ख्याति खाता खोला जाए, अगर ख्याति की कीमत नहीं है तो ख्याति खाता नहीं खोला जाए। इस प्रकार ख्याति खाता खोले जाने पर उसे तुरंत अपलिखित कर देना चाहिए। अपलिखित कर देना चाहिए मतलब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को दिखाई थोड़ी देती। विद्वानों का ये मानना है कि ख्याति खाता तभी खोला जाए जब उसकी कोई कीमत हो, जब उसका भुगतान नगद रूप में किया जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो ख्याति खाता खोले जाने के बाद उसे तुरंत यानी इमीडिएटली अपलिखित यानी बंद कर देना चाहिए। अतः इसे चिट्ठे में बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाया जाए, क्योंकि किसी को दिखाई थोड़ी देती है। अतः नए साझेदार द्वारा लाई ख्याति नगद लाई जाती है तो उसे प्रीमियम के रूप में प्राप्त कर पुराने साझेदार पूंजी खातों में क्रेडिट कर देना चाहिए। यानी नया साझेदार जब बिजनेस में आता है तो ख्याति की राशि लाता है, उसे पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। साझेदारी में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? ठीक है, एक बार व्यापार के प्रतिष्ठा अर्जित कर लेने के बाद, यानी एक बार व्यापार ने जब प्रतिष्ठा अर्जित कर ली, व्यापार का कुछ नाम हो गया, व्यापार की ख्याति बढ़ते जाती है। एक बार जब व्यापार को लाभ हो जाए तो व्यापार की ख्याति बढ़ते जाती है। व्यापार की लाभार्जन शक्ति के अनुसार इसका मूल्य परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे व्यापार लाभ कमाएगा ख्याति का मूल्य बदलता जाएगा। अतः समय समय पर ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। एक साझेदारी व्यवसाय में निम्न परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। मतलब अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि ख्याति का मूल्यांकन कब आवश्यक होता है, यानी ख्याति निकालना कब जरूरी है। नंबर 1, जब साझेदार फर्म की पुस्तकों में ख्याति का समायोजन करने का निश्चय करते हैं। जब साझेदार फर्म की पुस्तकों में ख्याति का समायोजन का निश्चय कर ले तब ख्याति खाता खोला जाता है। ठीक है, जब साझेदार लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहे तब ख्याति खाता खुलता है। जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए तब ख्याति खाता खुलता है, तब ख्याति का मूल्यांकन होता है। जब पुराना साझेदार फर्म से अलग होता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि साझेदारी में ख्याति का मूल्यांकन कब होता है। नंबर 1, जब साझेदार फर्म की पुस्तकों में ख्याति का समायोजन करने का निश्चय करते हैं। जब सभी साझेदार तैयार हो जाए कि अब ख्याति का समायोजन करना है तो ही किया जाएगा। जब साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहे, जब साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जबकि पुराना साझेदार फर्म से अलग होता है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। या जब दो फर्मों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जब साझेदारी फर्म को कंपनी में बदला जाए तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाए। जब साझेदारी व्यवसाय को बेचने का निश्चय किया जाए तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाए। जब साझेदारी का व्यवसाय प्रारंभ
ख्याति का मूल्य चुकाकर किया जाए, यानी जब साझेदारी व्यवसाय ख्याति की कीमत चुकाकर शुरू की जाए तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन है सामान्य लाभ और अधिलाभ में अंतर। ठीक है, देखते हैं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि, क्योंकि आप इसके प्रैक्टिकल्स कर चुके हो। आशय, सामान्य लाभ जो होता है मैंने बताया था, जितनी पूंजी लगाई जाती है उस पर कमाया जाता है एक निश्चित दर से। तो विनियोजित पूंजी पर, यानी जो पूंजी व्यापार में लगाई है, अपेक्षित लाभ को सामान्य लाभ कहते हैं। मतलब जितनी पूंजी व्यापारी ने लगाई है उस पर उसे जो लाभ होने वाला है इसके बारे में उसने सोच कर रखा है। विनियोजित पूंजी पर मतलब लगाई गई पूंजी पर होने वाला लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। और अधिलाभ किसे कहते हैं? सामान्य लाभ और वास्तविक लाभ के आधिक्य को अधिलाभ कहते हैं। मतलब जो वास्तविक लाभ होता है और जो सामान्य लाभ होता है, इन दोनों का अंतर अधिलाभ कहलाता है। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई और उसे लग रहा है कि उस पर उसे 10% लाभ होगा, तो 1 लाख का 10% 10,000, ये व्यापार का सामान्य लाभ है। अब उसे 12,000 का लाभ हो गया, ये वास्तविक लाभ है। अब वास्तविक लाभ 12,000 का हुआ और सोचा गया था वो 10,000 का, तो इन दोनों का जो अंतर आया 2,000, वो आपका अधिलाभ है। अधिलाभ मतलब सोचे गए लाभ से ज़्यादा कमाया हुआ लाभ अधिलाभ कहलाता है। ठीक है, मतलब ये है कि विनियोजित पूंजी पर, यानी जो पूंजी आपने लगाई है उस पर जो आप लाभ चाहते हो कितना % होगा, वो सामान्य लाभ कहलाता है। हर व्यापारी चाहता है कि उसने जो पूंजी लगाई है उस पर उसे 10 या 20% लाभ हो। उसके द्वारा अनुमानित लाभ होता है, इतना लाभ होगा, ये सामान्य लाभ होता है। और वास्तविक लाभ वो होता है जो वास्तव में आपको हुआ। और वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ का जो अंतर होता है, यानी सामान्य लाभ और वास्तविक लाभ के जो आधिक्य होता है उसे अधिलाभ कहते हैं। ठीक है, सूत्र सामान्य लाभ जो होता है कैसे निकलता है? पूंजी पर निकलता है। विनियोजित पूंजी यानी जितनी पूंजी आपने लगाई गुणित लाभ की अपेक्षित दर, जितना लाभ आप चाहते हो बटे 100। और वास्तविक लाभ में से अगर सामान्य लाभ माइनस कर दे तो अधिलाभ हो जाएगा। ठीक है, फिर ख्याति। सामान्य लाभ अर्जित करने वाले व्यापार में ख्याति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सामान्य लाभ तो हर कोई अर्जित करता है, हर व्यापारी को सामान्य लाभ होता है। ठीक है, लेकिन जिस व्यापारी को सामान्य लाभ से ज़्यादा लाभ हो जाए, मतलब अधिलाभ, ऐसे व्यापार को ख्याति मिलेगी, यानी ख्याति पाई जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर। ठीक है, आशय, औसत लाभ कुछ वर्षों के वास्तविक लाभालाभ का सरल समांतर माध्य होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको 4 साल का लाभ दिया है, आप वो चारों साल के लाभ को जोड़ेंगे, कुल लाभ आएगा, और उसे 4 से भाग देंगे तो औसत लाभ आएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है, औसत लाभ कुछ वर्षों के वास्तविक लाभालाभ का सरल समांतर माध्य होता है। मतलब पिछले कुछ वर्षों में आपने जो भी लाभ कमाया है उसका समांतर माध्य, यानी उसका औसत लाभ कहलाता है। और अधिलाभ क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। अधिलाभ जो होता है वो सामान्य लाभ, यानी जो अपेक्षित किया गया है, और वास्तविक लाभ जो आपको हुआ है, उन दोनों का अंतर अधिलाभ कहलाता है। ठीक है, यानी अधिलाभ जो होता है वो सामान्य लाभ से अधिक कमाया हुआ लाभ होता है। ठीक है, गणना करना। अब औसत लाभ की गणना कैसे होती है? औसत लाभ कुछ निर्धारित वर्षों का वास्तविक लाभ हानि के शुद्ध कुल योग से संबंधित वर्षों की संख्या का भाग देकर निकाला जाता है। अब आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं। आपको 4-5 साल का लाभ हानि दी जाती है, उन लाभ हानि को प्लस करके और हानि को माइनस करके कुल लाभ आता है। उस कुल लाभ को वर्षों की संख्या से भाग देकर औसत लाभ निकाला जाता है। और अधिलाभ कैसे निकाला जाता है? वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ को घटाकर अधिलाभ निकाला जाता है। ठीक है, सामान्य लाभ से तुलना। औसत लाभ जो होता है सामान्य लाभ से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अधिलाभ हमेशा सामान्य लाभ से अधिक होगा, क्योंकि अधिलाभ जो होता है वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ घटाकर आता है। ठीक है, ख्याति का आकलन। औसत लाभ से ख्याति का आकलन ठीक से नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिलाभ के आधार पर ख्याति की विभिन्न पद्धतियों से आकलन किया जा सकता है। यानी ख्याति निकालने के लिए अच्छी विधि कौन सी है? अधिलाभ विधि। ठीक है, फिर विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी मतलब लगाई गई पूंजी।
औसत लाभ की गणना में व्यापार में विनियोजित पूंजी को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि औसत लाभ की गणना केवल लाभों के आधार पर होती है, जबकि अधिलाभ की गणना में सामान्य लाभ निकालने के लिए विनियोजित पूंजी की आवश्यकता होती है। आपने जब औसत लाभ विधि से सवाल किया था तो वहाँ केवल कुछ वर्षों के लाभ हानि से ही औसत लाभ निकलता था, पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब अधिलाभ विधि से सवाल किया था तो अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ माइनस किया था, तो सामान्य लाभ निकालने के लिए हमें पूंजी की जरूरत पड़ी थी। मतलब अधिलाभ की गणना करते समय सामान्य लाभ निकालते समय पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सूत्र क्या है? औसत लाभ का सूत्र क्या होता है? पिछले 4-5 साल के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या, यानी निर्धारित वर्षों के लाभालाभ का योग बटे निर्धारित वर्षों की संख्या। और अधिलाभ का सूत्र क्या होता है? वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते। उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जिसके आप लोग अपने बेस पर करोगे। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कितनी होती है? तो आप 4 विधियाँ लिख दें, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकृत मूल्यांकन विधि और वार्षिकी विधि। मैंने आपको प्रैक्टिकल्स में ये 4 विधियाँ सिखाई हैं। एक औसत लाभ विधि होती है, दूसरी अधिलाभ विधि होती है, तीसरी पूंजीकृत मूल्यांकन विधि होती है और चौथी वार्षिकी विधि होती है। अब इनका डिटेल कैसे दोगे? तो इनका डिटेल देने के लिए आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, औसत लाभ विधि के 5 प्रैक्टिकल्स किए हैं, अधिलाभ विधि के 5 प्रैक्टिकल्स किए हैं, पूंजीकरण विधि के 5 प्रैक्टिकल्स किए हैं और अधिलाभ विधि के भी एक प्रैक्टिकल आपने, वार्षिकी विधि का भी आपने एक प्रैक्टिकल किया है। तो आप इस थ्योरी को करते के लिए केवल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि औसत लाभ में पिछले कई वर्षों का लाभ या हानि दी रहती है, उन लाभों को जोड़कर हानि को घटाकर वर्षों की संख्या से भाग देकर औसत लाभ आता है और औसत लाभ के आधार पर ख्याति निकाली जाती है। एक उदाहरण दे देना, अधिलाभ विधि का सूत्र लगा देना कि अधिलाभ विधि में पहले अधिलाभ निकाला जाता है। अधिलाभ निकालने के लिए वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ घटाया जाता है। वास्तविक लाभ वो होता है जो पिछले कई वर्षों के आधार पर निकाला जाता है और सामान्य लाभ वो होता है जो पूंजी पर निकाला जाता है और इन दोनों का अंतर अधिलाभ कहलाता है। और अधिलाभ में ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ में क्रय के वर्ष का गुणा करके ख्याति आ जाती है। इसका एक उदाहरण दे देना। पूंजीकृत मूल्यांकन विधि का जब कुछ पूछा जाए तो आप लिख देना कि पूंजीकृत मूल्यांकन विधि में ख्याति निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और वार्षिकी विधि के बारे में पूछा जाए तो आप लिख देना कि वार्षिकी विधि में भी पहले अधिलाभ निकाला जाता है और अधिलाभ निकालकर उसमें वार्षिकी के मूल्य का गुणा किया जाता है। और चारों विधियों का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देना तो आपकी थ्योरी कवर हो जाती है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, अभी चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। साझेदारी का पुनर्गठन क्या है? ठीक है, तो आपको मैंने समझाया था कि जब साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो इसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर आएगा साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन को ही साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इसका ध्यान रखना। जैसे ही साझेदारों ने लाभानुपात में परिवर्तन किया, साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। साझेदारी के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचिति का विभाजन कैसे होगा? भैया संचिति जो होती है ना, वो व्यापार की शुरुआत से ही बनाई जाती है। मतलब भविष्य के हानियों से बचने के लिए लाभों में से जो पैसा निकाल कर रखा जाता है उसे संचिति कहते हैं। ठीक है, मतलब भविष्य की हानि को देखते हुए लाभ में से पैसा बचा कर रखना संचय कहलाता है। और ये जब व्यापार शुरू होता है उस दिन से ही इसका इंतजाम कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा है? साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर, यानी साझेदारों ने जब लाभानुपात में परिवर्तन किया तो संचितियों का विभाजन कैसे होगा? भैया संचितियाँ पहले से बना के रखी है तो इसका विभाजन उसी अनुपात में होगा जो पहले से तय है। मतलब पूर्व अनुपात में, पहले से जो अनुपात डिसाइड किया उसी में, क्योंकि संचितियाँ पुरानी होती है तो इसका विभाजन हमेशा पुराने अनुपात में ही किया जाएगा। ठीक है, विद्यमान साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन का परिणाम क्या होता है? मतलब विद्यमान मतलब जो साझेदार अभी व्यापार में मौजूद है, उन्होंने अगर अपने लाभानुपात में परिवर्तन किया तो इसका परिणाम क्या होगा? मैंने आपको समझाया था कि जब साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो एक साझेदार को त्याग होता है और एक साझेदार को प्राप्ति होती है। किसको त्याग करना पड़ता है?
उसका हिस्सा कम हो जाता है, और जिसे प्राप्ति होती है उसका हिस्सा बढ़ जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था आपके क्वेश्चंस का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है त्यागी साझेदार के लाभानुपात में वृद्धि। त्याग करने वाले का लाभ बढ़ जाता है, ये तो गलत है। त्याग करने वाले का लाभ कैसे बढ़ेगा भाई? त्यागी साझेदार के लाभानुपात में कमी, ये सही है कि जो साझेदार त्याग करता है उसका हिस्सा कम हो जाता है। सभी साझेदार के लाभानुपात में वृद्धि, सभी साझेदार के लाभानुपात में वृद्धि नहीं होती। एक साझेदार के लाभानुपात में कमी होती है और एक साझेदार के लाभानुपात में वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। त्यागी साझेदार जिसने त्याग किया है उसके लाभानुपात में कमी हो जाती है, ठीक है। साझेदार के लाभानुपात में परिवर्तन को क्या कहेंगे? साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारों ने अपना लाभानुपात बदला, इसे कहेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। फिर ख्याति का मूल्यांकन कब आवश्यक होता है? मैंने अभी तो समझाया है आपको कि ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक कब होता है। साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन करने पर ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। साझेदारों ने जैसे ही अपना लाभानि का अनुपात बदला, ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। चलिए रिक्त स्थान पे आते हैं हम, ठीक है। लाभ प्राप्ति का अनुपात वह है जिसमें लाभांश बढ़ जाता है। भाई जिससे लाभ प्राप्त होगा उसका लाभांश क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाभ पाने वाला साझेदार त्यागी साझेदार की क्षतिपूर्ति करता है। इसका मतलब यह है दो साझेदार हैं, उसमें से एक को त्याग करना पड़ रहा और एक को प्राप्ति। अब जिसने त्याग किया उसका हिस्सा तो कम हो गया, लेकिन उसके हिस्से की भरपाई किसने की? जिसको लाभ प्राप्त हुआ। भाई मैं दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक है। ए ने बी को 100 रुपये दिए, इसका मतलब ए ने 100 रुपये का त्याग किया, उसको 100 रुपये की हानि हुई। तो वो 100 रुपये कहीं खो गए, किसी ने चोरी किए क्या? नहीं, वो 100 रुपये उसी के दोस्त को बी को मिले। मतलब बी ने लाभ प्राप्त किया तो उसने त्याग वाले की क्षतिपूर्ति कर दी, भरपाई कर दी कि भाई तेरा नुकसान हुआ लेकिन मेरा फायदा हो गया। तो ये ध्यान रखना, लाभ पाने वाला साझेदार त्यागी साझेदार की क्षतिपूर्ति करता है। मतलब त्यागी साझेदार को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई लाभ पाने वाला साझेदार कर देता है। और लाभ प्राप्ति वह अनुपात है जिसमें लाभांश बढ़ जाता है। भाई जिस साझेदार को लाभ प्राप्त हुआ उसका लाभांश बढ़ेगा और जिस साझेदार ने त्याग किया उसका लाभांश कम हो जाएगा, ठीक है। साझेदारी का खालिस्तान साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। मैंने बताया था कि साझेदार जब अपने आपसी संबंध बदल देते हैं तो इसे पुनर्गठन कहते हैं। तो साझेदारी का पुनर्गठन साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। अधिलाभ वह होता है जो सामान्य लाभ से अधिक होता है। मैंने बताया था कि सामान्य लाभ तो हर कोई कमाता है, लेकिन सामान्य लाभ से अधिक कमाया हुआ लाभ अधिलाभ होता है। ख्याति एक खालिस्तान संपत्ति है तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिर है सत्य असत्य। विद्यमान साझेदारों के लाभानुपात के परिवर्तन के समय संचित लाभ यानी जमा करके लाभा हुआ लाभ और संचय पुराने अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है कि संचित लाभ यानी पिछले कई सालों से जमा करके रखा हुआ लाभ और संचय लाभ अनुपात के परिवर्तन के समय पुराने अनुपात में ही बांटे जाते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये रहने दें क्योंकि ये अलग टाइप का है। ये देखिए ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, बिल्कुल सही है। ख्याति को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। साझेदार के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ख्याति के मूल्यांकन के लिए साझेदार का सहमत होना आवश्यक नहीं है। भाई जब भी लाभानुपात में परिवर्तन होगा ख्याति का मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, चाहे साझेदार सहमत हो चाहे ना हो, ठीक है। लाभ प्राप्ति का अंश त्यागी साझेदार के लाभानुपात का अंश बिल्कुल सही है। जिससे लाभ प्राप्त हुआ वो उससे किससे मिला? जिसने त्याग किया। भाई मैंने किसी को 100 रुपये दिए तो मेरा त्याग है, तो सामने वाले को वही 100 रुपये प्राप्त हुए, मतलब उसको जो पैसा प्राप्त हुआ वो मेरे द्वारा त्याग किया हुआ ही है। मतलब लाभ प्राप्ति का जो अंश होता है, लाभ प्राप्ति का जो हिस्सा होता है वो त्यागी साझेदार का लाभानुपात का ही अंश होता है। यानी साझेदार ने जो त्याग किया वही किसी को प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप सही जोड़ी पे आ जाइए। साझेदारों के लाभ अनुपात में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है पुनर्गठन। सामान्य लाभ जो होता है, ठीक है, वो अधिलाभ के आधार पर अधिलाभ
पर आधारित होता है, क्योंकि अधिलाभ में से ही सामान्य लाभ घटाया जाता है। सॉरी, अधिलाभ निकालने के लिए सामान्य लाभ की आवश्यकता होती है। ठीक है। ख्याति मतलब प्रतिष्ठा होती है। त्यागी साझेदार की क्षतिपूर्ति होती है। लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार त्यागी साझेदार की क्षतिपूर्ति कर देता है। और ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के आधार पर किया जाता है, क्योंकि सभी विधियों में औसत लाभ की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद सामान्य लाभ क्या है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जो लगाई गई पूंजी से अर्जित किया जाता है, जो लगाई गई पूंजी पर निकाला जाता है। ठीक है, जो सभी व्यापारियों को होता है। साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन का परिणाम क्या है, पुनर्गठन। भाई साझेदारों को जो लाभानुपात में परिवर्तन होगा वो साझेदारी का पुनर्गठन है। क्या लाभानुपात के परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। साझेदारों ने लाभ हानि का अनुपात का परिवर्तन किया और जैसे ही लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हुआ, ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो आप लिख देंगे अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। और ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, लाभ, और ज़्यादा हो तो औसत लाभ, क्योंकि औसत लाभों के आधार पर ही ख्याति निकाली जाती है। ठीक है। इस टाइप से आपका ये चैप्टर खत्म होता है।